नमस्कार दोस्तों। इंडी अलायंस ने 14 लगभग ऐसे एंकरों को बैन किया है जो उनको लगता है कि वो सरकार की तरफ से बात करते थे और सरकार से सवाल कम और इंडी अलायंस से सवाल ज़्यादा पूछते थे। उनका ये कहना है कि ये लोग नफरत फैलाते थे, लेकिन फिर भी कुछ एंकर अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो डिबेट ही नहीं करते। जैसे सुशांत सिन्हा है, एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार हैं वो, तो उनका भी नाम आया है। ऐसे काफ़ी जनों का नाम आया है। तो आगे की वीडियो क्लिप में उन सब के नाम देखेंगे हम कि कौन कौन है उन 14 में। और अगर आप देखेंगे कि इंडी अलायंस ने किनको बैन नहीं किया है, तो उन लोगों को बैन नहीं किया है जो उनसे सवाल नहीं पूछते, जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से सवाल पूछते हैं। ऐसे कई लोग हैं, तो उनको बैन बिल्कुल भी नहीं किया गया है, जिसके अंदर रवीश, अभिशार, अंजुम ये सारे आते हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखोगे कि दो मीडिया के धड़े हो गए हैं। एक मीडिया का जो धड़ा है वो गोदी मीडिया कहलाता है, और दूसरा जो धड़ा है उसको कुछ लोग चरण चुंबक कहते हैं, कुछ लोग पालतू पत्रकार कहते हैं। तो अगर हम देखें जो दो धड़ों में जो बटा है, अभी सनातन पे स्टालिन और उसकी पार्टी के कुछ सदस्यों ने कितना अनर्गल बोला है और इतना घटिया बोला है कि अगर वो किसी और धर्म के बारे में बोलते अब तक दंगे शुरू हो जाते। तो अगर आप देखेंगे कि ये मीडिया किन दो धड़ों में बटा हुआ है, तो सिंपल सी चीज है, जो लोग सनातन का नाम लेके इनसे सवाल पूछ रहे हैं इंडी गठबंधन वालों से, वो एक तो वो धड़ा हो गया। दूसरा धड़ा जो इनसे सनातन पे सवाल नहीं पूछ रहा है, उन्होंने सनातन को लेके डिबेट की ही नहीं, न इन्होंने एक वीडियो बनाया है। तो इनमें रवीश कुमार है, अभिषार, अंजुम, इन्होंने एक बार भी ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं उठाया है। क्योंकि ये अगर ये मुद्दा उठाएंगे तो गलती बतानी पड़ेगी स्टालिन की, क्योंकि सिंपल सी बात है, साफ दिख रहा है कि स्टालिन और उसके उदयनिधि स्टालिन और उसके कुछ चंगमुंग है, उनकी साफ साफ गलती है। तो अगर इन्होंने गलती से ये मुद्दा छेड़ दिया तो इनको डर है कि इनके जो व्यूवरशिप है, जो इनके वीडियोस वगैरह देखते हैं, जो लाखों वगैरह व्यूज आते हैं, वो व्यूज आना कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे अगर इन्होंने इस चीज का विरोध किया। तो आप देख सकते हैं कि ये पत्रकार भी कितने बिके हुए हैं। तो दोनों तरफ है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका काम क्या होता है? सवाल पूछना। सबसे पूछो, विपक्ष से भी पूछो। हाँ, एक बात यह है कि ये जो सत्ता है उससे सवाल कम पूछते हैं, पूछते जरूर है, कम पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? उसका रीजन है, सीधा सा रीजन है एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि इनको एडवर्टाइजमेंट मिलता है वहां से। तो मान लीजिए सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस की सत्ता आती है, तब भी ऐसा ही चलेगा। ये सरकार से सवाल कम पूछेंगे, विपक्ष से ज्यादा पूछेंगे उस समय। क्यों? एडवर्टाइजमेंट। तो इस वजह से ये लोग सत्ता से सवाल कम पूछते हैं। ये जो 14 पत्रकार है, सत्ता से सवाल कम पूछते हैं और विपक्ष से ज्यादा पूछते हैं, लेकिन सवाल तो पूछते हैं दोनों से। दूसरी तरफ जो पालतू मीडिया है, जो चरण चुंबक मीडिया है, वो सिर्फ एक तरफा सवाल पूछता है। सिर्फ और सिर्फ आपने देखा होगा कि वो बीजेपी से ही सवाल पूछता है, और इनके रोज एक वीडियो जरूर आता है और जिसके अंदर बीजेपी की ही बुराई होती है, या सरकार की जो केंद्र सरकार है उसकी ही बुराई होती है। इसके अलावा ये कोई भी वीडियो नहीं बनाते हैं। क्या एक पत्रकार इस तरह बिहेव करता है? पत्रकार का धर्म क्या होता है कि वो सबसे सवाल करे। फिर ये लोग जनता से क्यों सवाल करते हैं? जनता के पास इनको जाना ही नहीं चाहिए सवाल पूछने। जनता सत्ता में क्या? नहीं है। जनता सत्ता में नहीं है ना, जनता ने चुन के भेजा है, वो अलग बात है। जो सत्ता में उनसे सवाल कर रहे हो आप, विपक्ष से सवाल नहीं कर रहे हो। विपक्ष क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आप विपक्ष की गोदी में बैठे हो। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उनको शेयर कर रहे हो, एज इट इज वीडियो अगर आप डाल रहे हो, आप एज ए हीरो प्रेजेंट कर रहे हो उन लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन पे कार्रवाई हो रही है तो आप बोल रहे हो बदले की कार्रवाई हो रही है, झूठी कार्रवाई हो रही है। मतलब सारे के सारे वो विपक्ष के नेता सारे ईमानदार है। लालू प्रसाद यादव भी ईमानदार है। गजब भाई साहब, गजब। तो अगली क्लिप में आप देखोगे वो 14 पत्रकार कौन से हैं, और उसके बाद एक क्लिप मैं डाल रहा हूं नीतीश राजपूत की। उन्होंने स्पष्ट किया है, साफ किया है कि मीडिया किस तरह काम करता है। इससे आपको नॉलेज मिलेगा कि भाई मीडिया किस तरह काम करेगा, आगे भी किस तरह काम करेगा, आपको अंदाजा हो ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आप इंडिया गठबंधन के नेताओं से ही ये बात उनकी जुबान से खुद सुन लीजिए। वो अब अपने लिए एक ऐसा मीडिया चाहते हैं जो उनसे मुश्किल नहीं बल्कि सिर्फ फ्रेंडली सवाल पूछे। The coordination committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. जो मीडिया है, जिसको जो खासकर गोदी मीडिया की बात मैं कर रही हूँ,
उसमें कुछ जो ऐसे एंकर्स हैं जो बिल्कुल एंटी इंडिया जो अलायंस है उनके खिलाफ होते हैं, तो वहाँ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ नहीं जाएंगे, इसका फैसला हुआ है। वो कौन कौन से नाम हैं एक एक करके मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ये वो नाम है दोस्तों आपके स्क्रीन पर: अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, रुबिका लियाकत, शिव अरूर, तिहाड़ी सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। 14 लोगों के नाम। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इनमें से कम 3 ऐसे लोग हैं जिनका कानून से सामना हो चुका है। पार्टीज और गवर्नमेंट के इशारों पे ये लोग क्यों नाचते हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए, अभी आपको समझाता हूं मैं। अब देखिए, न्यूज़पेपर तो फिर भी काफी हद तक कमा लेता है, लेकिन टीवी न्यूज़ चैनल जो है उनका तो इनसे भी बुरा हाल है। आपका जो टीवी सर्विस प्रोवाइडर है उसकी वेबसाइट पे जाइएगा और न्यूज़ चैनल के जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उसके रेट चेक करिएगा। आधे से ज्यादा न्यूज़ चैनल जो है वो तो फ्री में चल रहे हैं, और जो बाकी हैं वो 1 से 2 रुपए मंथली लेते हैं। और ये मैं दिन का नहीं बता रहा हूँ, मंथली लेते हैं 1 से 2 रुपए। वहीं स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट चैनल जो हैं वो 10 रुपए से 25 रुपए तक लेते हैं। अगर मैं व्यूअरशिप की बात करूँ तो ये देखिए, ये वीकली डेटा है। एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स चैनल जो हैं वो व्यूअरशिप में बहुत आगे हैं, इसलिए यहाँ पे भी सारा जो एडवर्टीजमेंट है वो स्पोर्ट्स चैनल और एंटरटेनमेंट चैनल के पास चला जाता है। अब देखिए, एक न्यूज़ चैनल चलाने में करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन से इनकी कॉस्टिंग पूरी नहीं हो सकती है। और जो टीवी एडवर्टीजमेंट होते हैं वो भी व्यूअरशिप की वजह से एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स चैनल्स हैं उनके पास चले जाते हैं। और इसके बाद भी अगर एक न्यूज़ चैनल गरीबों के मुद्दे दिखाएगा और किसानों की बातें करेगा तो उसकी व्यूअरशिप और गिर जाती है। तो इसलिए मसाला और भूत प्रेत की जो न्यूज़ होती हैं उसको दिखा के लोग व्यूअरशिप मेंटेन करते हैं, ताकि एड्स कम से कम थोड़े बहुत तो आते रहें। अगर हम बाहर के देशों के न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो वो अपनी 70% कमाई जो है वो टीवी चैनल्स के सब्सक्रिप्शन से ही पूरा कर लेते हैं। उनकी डिपेंडेंसी एडवर्टीजमेंट पे उतनी नहीं है जितनी इंडिया के अंदर। आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूज़पेपर हो या फिर टीवी चैनल्स, सबके सर्वाइवल के लिए एडवर्टीजमेंट कितना जरूरी है। और इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है वो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। एक कंपनी के कंपैरेटिवली गवर्नमेंट के पास हजारों स्कीम्स, ऑफर्स, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रमोट करने के लिए होता है। तो इसलिए जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत के पावर में आती है तो उसके हाथ में ये पावर होती है कि एडवर्टीजमेंट किसको देना है। तो मोटा मोटी आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो इन न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसीज, टीवी चैनल्स की सबसे बड़ी कस्टमर है, यानी कि ग्राहक है। और ये हमेशा से चलता आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पहले की गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके अगेंस्ट में जब भी न्यूज़ मीडिया लिखता है तो उनके एडवर्टीजमेंट बंद हो जाते हैं। जैसे 2019 के इलेक्शन के टाइम पे जो द हिंदू न्यूज़पेपर था उसने रफाल डील में कई सारी इरेगुलरिटीज हुई थी, उसको लेके बीजेपी के अगेंस्ट में एक सीरीज चला दी थी। ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सीरीज चलाई थी जिसमें उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे पीएम मोदी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने पे खबरें चलाना स्टार्ट कर दी थी। और फिर जब 2019 में गवर्नमेंट जीत के आई तो टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, द टेलीग्राफ और एबीपी, जिसको आनंदा बाजार पत्रिका कहते हैं, ऐसे न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट बंद कर दिए थे। ये कहना था अधीर रंजन चौधरी का, जो कांग्रेस के लीडर थे। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में खड़े होकर बोला कि बीजेपी गवर्नमेंट ये जानबूझ के कर रही है, और ये भी बोला कि बीजेपी ने डीएवीपी जो डिपार्टमेंट है उसको बोल के एडवर्टीजमेंट बंद करा दिया क्योंकि इन्होंने बीजेपी के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्टिंग करी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के एमडी विनीत जैन को मल्टीपल चक्कर लगाने पड़े पीओ में, तब जाके दोबारा से एडवर्टाइजमेंट मिला उन्हें। अब कांग्रेस के लीडर बीजेपी को तो बोल रहे थे, लेकिन जब वो खुद पावर में थे तो वो खुद भी यही कर रहे थे। कांग्रेस ने 2014 के इलेक्शन से 3 साल पहले 2048 करोड़ खर्च किए थे। इसमें से 1318 करोड़ प्रिंट मीडिया पे और 729 करोड़ टीवी पे खर्च किए थे। और जो कांग्रेस का भारत निर्माण कैंपेन था उस पर भी कांग्रेस ने 2010 से 2014 के बीच में 421 करोड़ खर्च किए थे। और ज्यादातर एड्स उनको ही मिले थे जो कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खुल के नहीं बात करते थे, थोड़े सॉफ्ट रहते थे कांग्रेस के लिए। आम आदमी पार्टी का भी वही हाल है। पंजाब के अंदर अजीत समाचार सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अखबारों में से एक है। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपने मैनिफेस्टो में लिखे हुए वादे पूरे नहीं किए तो उन अधूरे वादों की रिपोर्ट अजीत समाचार के एग्जीक्यूटिव एडिटर सतनाम सिंह मानक ने अपने न्यूज़पेपर में छापनी शुरू कर दी। तो जब उन्होंने ये सब स्टार्ट किया तो अभी यही 2023 के स्टार्टिंग में आम आदमी पार्टी ने ये जो न्यूज़पेपर है अजीत समाचार, इसके पहले डिस्प्ले ऐड बंद करवा दिए, फिर जो टेंडर वाले एड्स थे उनको बंद करवा दिया, और जो गवर्नमेंट के प्रेस नोटिस वगैरह आते थे जो सबको मिलते थे वो भी बंद करवा दिए। अब अजीत समाचार जो न्यूज़पेपर है उसको फाइनेंस मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ रही है, और आज की डेट तक इनके ऐड दोबारा से नहीं चालू किए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने सेम यही चीज पंजाबी ट्रिब्यून के साथ भी की थी, लेकिन वो जल्दी समझ में आ गया उनको, तो उनके ऐड जो थे वो शुरू कर दिए गए थे। लेकिन
अजीत समाचार के एग्जीक्यूटिव एडिटर सतनाम सिंह जो है वो खुलेआम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जिन मुद्दों पे हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसको इनडायरेक्टली करने के लिए मना किया गया है और अगर हम ये करते रहेंगे तो हमें ऐड कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लें तो अप्रैल 2020 और मार्च 2021 में एक साल के अंदर 160.31 करोड़ सिर्फ टीवी ऐड पे खर्च किए गए। इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा था वो नेटवर्क 18 को मिला और मार्च 2022 के आसपास ये फंड मिला था। और उसके बाद से आप अगर रिपोर्टिंग देखोगे नेटवर्क 18 की, जिसमें अमीश देवन के आप अगर इंटरव्यू वगैरह देखोगे, रिपोर्टिंग देखोगे, तो ये सब आपको न्यूज करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए, इंटरव्यू लेते हुए अपने जो एडवर्टाइजर हैं उनके खिलाफ सॉफ्ट दिखेंगे। और इस पूरे खेल में जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी है वो सबसे एक कदम आगे है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बायोडिकम्पोजर लॉन्च किया। इसको इंप्लीमेंट करने में 2020 से 2022 तक जो टोटल खर्चा आया था वो 68 लाख रुपीस आया था और इन्होंने इस प्रोजेक्ट के एडवर्टीजमेंट में 23 करोड़ रुपए लगा दिया। में जब इलेक्शंस पास में आने वाले होते हैं तो जो न्यूज मीडिया है उसके दोनों हाथ घी और मुंह कढ़ाई में होते हैं। ये जो अलग अलग इंडिविजुअल पार्टीज वगैरह होती हैं, इनके झंडे, टोपी ये सब दिखाने के लिए अलग से पैसे मिलते हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC, इसका एक डेटा है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी एड्स पर पैसे खर्च करने में टॉप 10 में है और बीजेपी कांग्रेस से भी आगे है। बीजेपी ने 12 नवंबर 2018 से 16 नवंबर 2018 तक 22,099 टाइम्स टीवी पे ऐड चलाए, जो पूरे इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट एडवर्टाइजर है उससे भी डबल था। ये चार्ट भी देख लीजिए लैंग्वेज वाइज टीवी चैनल्स को कैसे पैसे बांटे जाते हैं। शुरू में मैंने न्यूज एजेंसीज के बारे में बात किया था जो इतनी पावरफुल होती है कि इनके खुद के सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं। गवर्नमेंट ऐड पे इनकी भी डिपेंडेंसी होती है। आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे PTI इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, इसने 2020 में गलवान वाला जो इशू चल रहा था, इसने चाइनीज एम्बेसडर का इंटरव्यू लिया इंडिया के अंदर ही। अब देखिए जो चाइनीज एम्बेसडर है वो चाइना का ही महिमा मंडन करेगा और इंडिया की कमियां गिनवाएगा, तो उसने वैसे ही किया। लेकिन PTI जो इंटरव्यू ले रहा था उसने हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे। अगर आप वो इंटरव्यू देखोगे तो इधर से PTI वाले कुछ काउंटर ही नहीं कर पा रहे थे। खाली 3 बेसिक क्वेश्चन पूछे उन्होंने और साफ लग रहा था जैसे पहले से ही वो क्वेश्चंस डिसाइडेड हो। और जो चाइनीज एम्बेसडर था वो बैक टू बैक कमी निकाल रहा था इंडियन गवर्नमेंट की और इंडिया की बुराई कर रहा था। अब इसका जो नुकसान था वो गवर्नमेंट का हुआ। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि 1 इंच जमीन भी हमने नहीं दी है अपनी, हमारी कोई गलती नहीं है, और उधर चाइनीज एम्बेसडर इतने बड़ी न्यूज एजेंसी PTI बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है उसके सामने इंडियन गवर्नमेंट की बुराई कर रहा है। गवर्नमेंट को ये बात अच्छी नहीं लगी। उनका कहना था कि चाइना जो है वो तो इंडियन एम्बेसडर को कभी अलाउ नहीं करता इंटरव्यू के लिए और PTI की वजह से देश की जो इमेज है वो खराब हुई है। तो अब इसके बाद हुआ क्या, देखिए PTI का जो मेन कस्टमर है वो है पराशर भारती। पराशर भारती जो है उससे इतना पैसा लेती है। RTI एक डाली गई थी तो उसमें पता चला था कि इतना पैसा लेती है, जो उस RTI की कॉपी है। तो इसके बाद पराशर भारती ने लेटर लिखा PTI से और कहा कि जो आप कर रहे हो इसके बाद हमें अपने रिलेशन जो है वो रीइवैल्यूएट करने होंगे। और इस इंसिडेंट के बाद आप अगर देखोगे तो जो बाकी की न्यूज एजेंसीज हैं जैसे ANI वगैरह है, इनको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलने लगी। सारे मिनिस्टर्स के जो इंटरव्यू हैं वो ANI पे मिलने लगे। इंडिया के अंदर जितने भी न्यूज चैनल हैं उनमें से 1/3 या तो पॉलिटिशियन ओन करते हैं या फिर बिजनेसमैन ओन करते हैं जो पॉलिटिशियन से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। और पहले के टाइम पे जब लोकल केबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था तो उस टाइम पे तो लगभग 60% लोकल पॉलिटिशियन जो थे वो उसको ओन करते थे। ये देखिए ये है पूरा चार्ट कि कौन किसको चलाता है। तो आपने नीतीश राजपूत की वीडियो क्लिप देखी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि ये सारी की सारी पार्टियां क्या करती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। इनका सीधा सा खेल होता है कि उनको अच्छा दिखाओ बस और कुछ मत दिखाओ। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी कितने घोटाले कर रही है लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उस बात को नहीं उठा रहा है क्योंकि उनको भर के ऐड मिल रहे हैं। तो आपने इसमें यह भी देखा होगा कि 60 से 65 लाख का जो इनका था, जो टोटल कॉस्टिंग थी कंपोजिट के लिए, तो उन्होंने उसके एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। तो इस चीज से आप समझ सकते हो कि वो पैसा किसकी जेब में गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।